बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव है डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आईनी तरमीम के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें खसूसी पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास हुआ और उसमें 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी अदालत के क़याम की तरमीम ड्रॉप करने और आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया है, जबकि हुकूमत और JUI ने मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया है और पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, हुकूमत और JUI का आईनी अदालत के क़याम की तरमीम ड्रॉप करने और आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। क्या आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच जो है वो बेहतर है? इंतहाई बेकार किस्म की बहस में बदकिस्मती से हम पड़ गए जी। और उसमें अब आईनी बेंच बनेगा तो आईनी बेंच को कौन मतलब कैसे तय होगा आईनी बेंच, और वो उसमें शायद चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी कोई हो रहा है कि अगले जो भी चीफ जस्टिस हों उनको एक कमीशन होगा जो बहुत से जजेस में से एक जज को चुनेगा। मुझे ये कुछ इस वक्त जो हालात हैं उसमें कुछ इसकी बिल्कुल मंतक समझ में नहीं आ रही, और मैं उसी बात पे अपने रहता हूँ कि इस वक्त सिक्योरिटी के इश्यूज़, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट और ये जो स्टूडेंट्स सड़कों पे हैं, इसे कतई नज़र के ये इल्ज़ाम क्या है क्या नहीं है, बहरहाल एक सोशल अनरेस्ट तो है और ये मुख्तलिफ़ शक्लें लेता है। अभी तो आप ये देखें कि IMF के साथ जो आपके मामलात हैं और बाकी दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो हम ये अचानक इस वक्त ये पूरी कौम जो है ये इसमें उलझ गई है। कौम तो नहीं उलझी हुई, लेकिन ये कि हमारी ज़ाहिर एलीट का इशू है। आईनी कितना बेंच बनेगा, क्या होगा, ये एलीट क्लास इसको जो बैठी है वो अपने नज़र से देख रही है। इन इश्यूज़ का आवाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है वो है हमास के सरबराह याहिया सिनवर की शहादत के हवाले से, और उसमें काफ़ी जो अरब मीडिया है और जो इसराइल की फ़ौज है, उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, अमेरिकन मीडिया, बाकी मीडिया और उनके जो हुकाम हैं मुख्तलिफ, वो ये बात कर रहे हैं कि याहिया सिनवर जो है वो शहीद हो गए। याहिया सिनवर जो है ये अगस्त में जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तो उसके बाद ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह बने थे। 62 साल इनकी उम्र, और ख़ान यूनस के जो कैंप है, महाजिर कैंप, उसमें इनकी विलादत हुई। अच्छा, अभी तक हमास की जानिब से जूनियर लेवल पे जो है वो कुछ तस्दीक की गई है इस खबर की, लेकिन यह है कि अरब मीडिया जो है, तकरीबन तमाम मशरिक़ वस्ता का मीडिया, वो ये इसको ज़राए के हवाले से चला रहा है। तो हम भी इसको उसी तरह से इस बात को कहते हैं कि ये अरब मीडिया में ये बात इस वक्त बहुत भरपूर अंदाज में, और उसमें जो अभी तक डिटेल्स हैं बिल्कुल लेटेस्ट, वो ये हैं कि ये जो गज़ा, नॉर्दर्न गज़ा में जो ज़मीनी फ़ौज इसराइल की जब दाखिल हुई, उनका कहना यह है कि एक इमारत में, एक बिल्डिंग में जो है वो लड़ाई हुई और वहाँ पे जो है वो हमास के लोग मौजूद थे, और वो लोग मौजूद थे जिनके साथ कोई इसराइल के यरगमाली नहीं थे। तो 3 लोगों को निशाना बनाया, और उसमें निशाना बनाया या ज़ाहिर है कि कोई बॉम्बिंग हुई है या जो भी हुआ है, बहरहाल वो तीनों जो हैं वो मैयतें पहचानी नहीं जा सकीं। अच्छा, उनको फिर लाया गया है तल अवीव ग़ालिबन या किसी और जगह, और वहाँ पर फिर ये जो बात की जा रही है, ये जब याहिया सिनवर तकरीबन 26 साल वो इसराइल के जेलों में रहे हैं, तो याहिया सिनवर का एक मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो DNA नहीं बल्कि उनके DNA भी एग्जामिन हो रहा है, लेकिन उससे पहले उनका जो एक मखसूस किस्म का उनका जो दांतों का उनका एक स्ट्रक्चर है, उससे वो कह रहे हैं कि ये हमने शनाख्त कर ली है, ये बिल्कुल यूनिक
वो कह रहे हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन है और ये जो है ये मैयत याहिया सनवर की है। इसको ऑफिशियली अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, हाईली लाइकली करके वो भी कह रहे हैं और अरब मीडिया भी यही बात कर रहा है। अच्छा, याहिया सनवर जो है वो हम काफ़ी तफसीलन जिक्र कर चुके हैं कि ये 1982 में गालिबन ये पहली दफ़ा गिरफ़्तार हो गए थे। फिर उसके बाद ये 85 में फिर गिरफ़्तार हुए। फिर उसके बाद ये कि मतलब कई दफ़ा ये गिरफ़्तार हुए और फिर 2011 में इनको रिहा किया गया था, वो जो 1100 कैदी जब रिहा हुए थे। और उसके बाद 2017 तक ये इस्माइल हानिया जब तक गज़ा में हमास के सरबराह थे और खालिद मिशाल मुकम्मल पोलिट ब्यूरो के सरबराह थे, तो जब खालिद मिशाल ने मुकम्मल पोलिट ब्यूरो की सरबराही से वो अलग हुए तो इस्माइल हानिया उनकी जगह आ गए और इस्माइल हानिया जो है वो हमास गज़ा के सरबराह थे, तो ये हमास गज़ा के सरबराह बने। बाद में इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह बन गए। तो अब उनके हवाले से इतलात आ रही हैं और इसके बाद फिर क्या एक मंजरनामा तुलू होता है वो अब देखना है। लेकिन ये है कि कई मुल्क ऐसे हैं जो याहिया सनवर के हवाले से वो इंतज़ार कर रहे थे, यानी उसमें सिर्फ कई खत्ते के मुल्क, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, वो इंतज़ार कर रहे थे कि याहिया सनवर के हवाले से कोई बॉम्बिंग या ये उनकी शहादत हो जाए या वो ख़त्म हो तो फिर जो है वो सीज़ फायर और बाकी मुआहदों पे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि याहिया सनवर जो हैं वो उनका बहुत सख्त स्टांस था मुख्तलिफ हवालों से। और याहिया सनवर के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि फिर इसराइल भी और बाकी लेबनान के साथ जो मामला चल रहे हैं और बाकी, तो वो अलग अलग करके वो मुख्तलिफ फार्मूलों के ऊपर दुनिया है। और लेकिन याहिया सनवर की एलिमिनेशन पहले ज़रूरी थी कई मुल्कों के नज़दीक। तो वो अब इसराइल क्लेम कर रहा है कि याहिया सनवर जो है वो शहीद हो गए। उनकी मैयत की शनाख्त भी बकौल उनके मेडिकल के जो लोग हैं उन्होंने उनकी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को बताया। डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ने आगे वो सारे मुल्कों को कन्वे किया है, तो अभी वो ज़राए के हवाले से खबर चल रही है। अच्छा, अब इसमें जो है एक तो ये इसके बाद अब क्या आगे मामला आगे कैसे बढ़ते हैं ये देखना है। दूसरा ये है कि अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, B-52 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो हैं उनके ज़रिए जो हुतीज़ हैं यमन में वो कई जगहों को निशाना बनाया। कम से कम 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे B-52 ने स्ट्राइक किया। और मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, उनके सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन का, तो उन्होंने कहा है कि B-52 बॉम्बर जो हैं वो 5, ये अगर हम इनकी देख सकें फर्स्ट स्लाइड, तो ये जो स्टेटमेंट है उसमें यह है कि B-52 बॉम्बर्स ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं 5 हार्डन अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज लोकेशंस इन हुती कंट्रोल एरियाज यमन। अच्छा, और ये जो फिर इसी में इसी पैराग्राफ में अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि ये जो है ये वो हैं जो कि सिविलियन और मिलिट्री वेसल्स को टारगेट कर रहे थे। और यूनिक डिमॉन्स्ट्रेशन है यूएस एबिलिटी की कि फैसिलिटीज़ जो बिल्कुल आउट ऑफ रीच या डीपली बरेड अंडरग्राउंड हार्डन फोर्टिफाइड रखी जाएँ तो उनको भी B-52 स्प्रिट लॉन्ग रेंज स्टील्थ बॉम्बर जो है वो स्ट्राइक करके तबाह कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी अरसे के बाद अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स को यूज़ किया है। और B-52 बॉम्बर जो हैं वो मतलब हम तो खैर काफ़ी उसका जिक्र करते रहे हैं, इराक वॉर में, अभी फिर लिबिया, फिर अफ़गानिस्तान में B-52 बॉम्बर्स, और उससे पहले ये कोसोवो में B-52 बॉम्बर्स तो बहुत यूज़ हुए हैं। लेकिन यह है कि ये अभी हालिया तारीख़ में काफ़ी अरसे के बाद B-52 जो है उन्होंने कोई स्ट्राइक की है इस जगह पे।
और B-52 के आने का मतलब ये है कि उससे एक सीरियसनेस ज़ाहिर होती है कि ये जो हुतीस की तरफ से थ्रेट की सिवेरिटी क्या है, मतलब कितनी सीवियर थ्रेट है कि B-52 से स्ट्राइक्स हुई हैं वहाँ पे। और ये मिड एयर फ्यूलिंग B-52 बॉम्बर्स हैं, तो ये तो बहुत, यानी आप समझे ना कि इनकी तो बहुत एबिलिटी है, ये बेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट। और ये 10,000 नॉटिकल माइल्स परवास कर सकते हैं ये, अगर इनकी फ्यूलिंग हो जाए मिड एयर। और अगर ये है कि 2 पायलट्स के साथ ये 50,000 फुट तक ये विदाउट रिफ्यूलिंग। अच्छा, और ये मतलब 6,000 नॉटिकल माइल्स तक ये प्रवास कर सकते हैं 50,000 फुट की बुलंदी पे, और अगर फ्यूलिंग हो जाए तो भी 10,000 तक। और यहाँ पर जब अफगानिस्तान में ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था 2001 में, तो 44 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाई किया था B-52 बॉम्बर्स ने, जो कारपेट बॉम्बिंग और ये सारा जो स्टार्ट हुआ। तो अब B-52 बॉम्बर, लेकिन B-52 बॉम्बर्स जो हैं उनके इस्तेमाल से अमेरिका ने एक मैसेज ईरान को भी दिया है। और ईरान को मैसेज ये दिया है कि ईरान के ये B-52 बॉम्बर्स जो हैं ये वो वाहिद एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि उन बंकर बस्टर्स को, उन बंकर बस्टर बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, 40,000 ये कैरी कर सकते हैं पाउंड इनका पेलोड है। तो ये GBU-57 बॉम्ब्स जो हैं, जिनका उस दिन मैंने जिक्र किया था, सेकेंड स्लाइड हम दिखा सकें, ये वो बॉम्ब्स हैं जो कि बिल्कुल डीप कंक्रीट को तोड़ते हुए, और मुख्तलिफ इनकी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज हैं। कुछ कंक्रीट को बहुत ज़्यादा कंक्रीट की डेप्थ में जाता है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ ये जो लास्ट है ना, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो है, जिसको MOP कहते हैं। और ये जो है ये वो बॉम्ब्स हैं जो सिर्फ गालिबन ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वो टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो MOP हैं, ये चूंकि सिर्फ अगर आप ये देखें तो ये B-52 स्प्लिट बॉम्बर्स ही कैरी कर सकते हैं इसको। अगर आप इस तरफ देखें, इसी डायग्राम के एक तरफ देखें, तो ऊपर आपको वो जो एक उकाब की तरह का एक नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, वो B-52 बॉम्बर है जिसमें से वो मिसाइल निकल रहा है। ठीक है, वो बॉम्ब निकल रहा है। अगर हम इसको पिक्चर को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो वो हम बेहतर देख सकेंगे जी। तो ये जो ब्लू, इसमें जो ब्लू है, जो एक तरह से परिंदा सा लग रहा है, ये एक्चुअली ये है B-52 बॉम्बर। ठीक है ना, ये जहाज़ है। और उस जहाज़ में से फिर वो जो बॉम्ब्स हैं वो निकलते हैं, और उनमें से एक जो कि MOP है वो पेनिट्रेट कर सकता है बंकर बस्टर, वाहिद बंकर बस्टर है जो कि ईरान के जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो मैसेज जो है वो एक तो दिया है हुतीज़ को, लेकिन हुतीज़ को मैसेज देने के लिए क्या B-52 बॉम्बर ही यूज़ करना ज़रूरी था? मतलब F-35 से भी स्ट्राइक हो सकती थी, F-16 से भी हो सकती थी। तो B-52 का जो इस्तेमाल हुआ है गालिबन वो एक मैसेज टू ईरान भी है कि हम यहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं बंकर बस्टर्स। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि ये फिर उस वक्त होगा जब ईरान हमला करेगा, और हमला करने के नतीजे में, मतलब ईरान अमेरिका की इस वक्त तो ये जो भी कुछ होना है वो तो इसराइल ने करना है, तो अमेरिका करेगा। मतलब ये पोस्ट रिटेलिएशन अगर करता है ईरान, तो ये यानी इसराइल पहले हमला करेगा, फिर ईरान जवाब देगा। जवाब देने के बाद अगर उनके मिसाइल्स गिर गए नीचे और वो जो तार सिस्टम है वो भी रोक नहीं पाया, तो फिर उसके बाद किसी की डेथ हो गई अमेरिका, तो जवाब में फिर अमेरिका, मतलब ये एक लंबी कहानी है आगे फ्यूचर की, जिसको एक हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। लेकिन एक मैसेज बार उन्होंने ईरान को दिया है
अच्छा, हुतीज़ ने कहा है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, हुतीज़ जवाब कैसे देंगे? ज़ाहिर है कि वो यहाँ पे शिप्स को क्या अटैक करते हैं, इसके बाद क्या अटैक बढ़ जाते हैं, क्या अटैक कम हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि जो अटैक किया है B-52 बॉम्बर्स ने, तो अंडरग्राउंड जो उनके पास असला था, उनके जो वेपन्स, जो भी एक्सप्लोजिव्स थे अंडरग्राउंड जो छुपा के रखे हुए थे उन्होंने, वो सारे जो हैं वो उसके नतीजे में 5 जगह पे वो तबाह हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि हुतीज़ के पास कितनी कैपेबिलिटी रह गई है। क्या अमेरिका ने मुकम्मल ख़त्म कर दी है इन स्ट्राइक्स के नतीजे में, B-52 बॉम्बर्स की स्ट्राइक्स के नतीजे में, या अभी भी हुतीज़ के पास जो है वो मिसाइल्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इस्तेमाल करें और शिप्स को टारगेट करें या इसराइल को टारगेट करें, या जो उनके पास क्या। तो अभी ये हुतीज़ ने ये शो करना है, और अगर वो 1 या 2 दिन में शो नहीं करते तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, जो कि अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने ये बता दिया है कि हमारे जो मद्दे मुकाबिल हैं वो चाहे कितने छुपा के रखें, कितना ही ज़ेर ज़मीन रखें, जो भी रखें, हम उनको हिट कर सकते हैं। तो ये अभी हुतीज़ के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि हुतीज़ क्या इसका जवाब देते हैं, और अगर जवाब वो देते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि फिर एक कन्फ्रंटेशन बहुत बढ़ेगी। लेकिन वो जवाब नहीं देते तो फिर उसका मतलब होगा कि वो हुतीज़ की पार और उनका असला जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये अब देखना है कि क्या। और फिर याहिया सिनवर के हवाले से खबर कोई कंफर्म आती है, हमास की तरफ से ऐलान होता है या बाकी, तो फिर क्या मंजरनामा तलू होता है, ये भी देखना है। हुतीज़ के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ कि हुतीज़ जो हैं, हुती एक कबीला है, और हुतीज़ जो हैं ये अंसारुल्लाह के नाम से एक जमात है, जो पहले जो है वो गालिबन अल हक के नाम से इनके जो हसन अब्दुल्ला और फिर बदरुद्दीन हुती और बाकी जो उस बनु हमदान कबीला है यमन में, जो यमन में भी है और ये नजरान में भी है। सऊदी अरेबिया का जो नजरान का इलाका है वहाँ पर भी ये कबीला आबाद है। हुतीज़ कबीला है, हुसीज़ कहें या हुतीज़ कहें, जो भी। तो ये नजरान में भी है और ये आबाद है यमन के में भी, और ये जो है ये बनु हमदान का एक कबीला है। उस कबीले के एक शख्सियत ने अली अब्दुल्ला सालेह के ख़िलाफ़ 90 की दहाई में जो है वो बगावत की थी। पहले वो पार्लियामेंट के रुकन भी थे, फिर उन्होंने बगावत की, फिर उसके बाद ये कि बाकायदा जंग हुई बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद सैकड़ों साथियों के साथ वो उसमें जाँ बहक हो गए जब यमन की फ़ौज ने एक्शन लिया। उसके बाद फिर ये जो है ये अंसारुल्लाह के नाम से उनके भाई जो हैं कुछ भाई भी जाँ बहक हो गए, कुछ फैमिली के, तो वो फिर ये नाम ही इनका जो है वो कबीले के नाम पे चला गया सारा, ठीक है ना। तो हुतीज़ एक कबीला है। अच्छा, उसमें ज़्यादा अक्सरियत जो है वो अहले तशी असनाशरी की नहीं है, यानी असनाशरी जो हैं, यानी जो ईरान में या बाकी जगहों पे ज़्यादा जो अहले तशी हैं वो नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो इनको ये 5वें इमाम पे एक जो है वो इख्तलाफ पैदा होता है, और ये 5वें इमाम के जो असनाशरी में जो सिलसिला चलता है उसमें वहाँ 5वें इमाम पे कहते हैं ये कि नहीं, वो नहीं, बल्कि उनके भाई इमाम थे। तो वहाँ से फिर इसलिए फिर इनको जैदिया के नाम से, क्योंकि जो जैद थे इमाम जैद, उनको इन्होंने माना, इन्होंने जो असनाशरी के हवाले से इमाम बाकिर, वहाँ उनको तस्लीम नहीं किया। तो वहाँ से फिर इख्तलाफ पैदा हुआ और ये जैदिया जो है ये मसलक जो है ये वहाँ पे बन गया। तो मतलब हुतीज़ अलग हैं, नाम उनका, उनकी जो पार्टी है उनका नाम है अंसारुल्लाह, और जैदिया जो है वो एक मसलक है जो असनाशरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस पूरी पिक्चर में वो फ़लस्तीन के भी साथ हैं और ईरान के भी करीब हैं, फ़लस्तीनियों के भी साथ हैं। तो ये जो है अब ये उन पे स्ट्राइक, और ये अमेरिका ने की है बराह रास्त, और जो उनके स्टेट ऑफ आर्ट, यानी मैंने आपसे ना B-52 स्टेल्थ बॉम्बर्स का मतलब ये है कि बिल्कुल जैसे इराक़ पे, अफ़गानिस्तान, बिल्कुल। तो एक तो ये है कि उसकी कितना डैमेज हुआ है, फिर ये कि उसकी सीरियसनेस थ्रेट की, और टेक मैसेज टू ईरान, ये बातें। और साथ ही ये कि याहिया सिनवर की के हवाले से खबरें आ रही हैं जो कि कल तक, ये शाम तक या रात तक क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है
वो ये है कि ईरान के जो यानी ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा एक तो अलर्ट है, डिले हो गई है काफ़ी ज़्यादा। मतलब लोग ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया तो आज 17 गुजर गई, तो इसराइल ने ईरान पे हमला क्यों नहीं किया? और अगर हमला इसराइल करता है तो ईरान कहाँ तक जो है वो जवाब देगा? क्योंकि ईरान का ये कहना है कि डिसाइसिव मतलब फैसला कुन एक जवाब होगा जिसके नतीजे में इसराइल जो है वो रहे ना रहे, मतलब वो सैमसन ऑप्शन। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये कितना मतलब एक है ना डिले हो गई है इसमें, और ये डिले जो हुई है उसमें अब 2-3 चीज़ें उसमें हुई हैं। एक तो ये है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो उन्होंने काहिरा में जनरल अब्दुल फताह सिसी जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और वो मुलाकात जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एक तो काहिरा का किरदार आने वाले दिनों में, यानी मिस्र का रोल पहले इम्पॉर्टेंट रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब पैलेस्टाइन को तो आप डिस्कस नहीं कर सकते ना जब तक कि आप डिस्कस नहीं करेंगे इजिप्ट को, जॉर्डन को, सऊदी अरेबिया को, इन सारे मुल्कों को, तो पुराने मुल्क, ये सारे जो आसपास के मुल्क हैं। और ये जो है ये बात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्या ईरान जो है वो मतलब कितना अरब ममालिक ये इस पूरे तनाज़े में ईरान के साथ जाते हैं, या वो न्यूट्रल रहते हैं, या अपनी एयर स्पेस यूज़ करने देते हैं, या क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये भी आने वाले दिनों में देखने वाली बात है सारी। अच्छा, इसी दौरान जो है एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट सामने आ रही है और बड़ी उसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि उन्होंने जो है वो वहाँ पर अब्बास कामिल जो हैं वो उनकी तब्दीली आई है इजिप्ट में। अब्बास कामिल जो हैं ये इजिप्शियन इंटेलिजेंस के सरबराह थे, और ये वो शख्सियत जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे पिछले कई महीनों के दौरान। तकरीबन 1 साल से तो हम इनको जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, क्योंकि ये जो तमाम हो रही थी, तमाम मुज़ाकरात हो रहे थे, उन मुज़ाकरात में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो अब्बास कामिल को उन्होंने अपना मुशीर बनाया, और उनके जो डिप्टी हैं उनको उन्होंने नामज़द कर दिया है इंटेलिजेंस चीफ़, नया इंटेलिजेंस चीफ़। अच्छा, अब ये जो नए इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उनके, ये नए इंटेलिजेंस चीफ़ जो हैं ये वो हैं जो डिप्टी उनके इससे पहले अब्बास कामिल के जूनियर थे। अच्छा, ये जो मेजर जनरल राशिद हैं ये वो हैं जो इजिप्ट और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नए इंटेलिजेंस चीफ़ हैं इजिप्ट के, ये वो शख्सियत हैं जो ईरान और इजिप्ट के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में जिनका बड़ा रोल रहा है, और ये प्रॉपर इंटेलिजेंस के आदमी हैं। यानी जो अब्बास कामिल हैं उनको प्रेसिडेंट सिसी ने अपना मुशीर एडवाइज़र बना लिया है, और साथ मतलब स्पेशल एनवॉय का दर्जा दे दिया। वो ट्रस्ट बहुत ज़बरदस्त अब्बास कामिल जो हैं उनके बड़े करीब हैं, लेकिन यह है कि वो उनको स्पेशल एनवॉय का दर्जा दे दिया है। लेकिन ये जो अब्बास कामिल जब 2018-19 में आए थे, इंटेलिजेंस चीफ बने थे, तो वो उनका पहले कोई इंटेलिजेंस में नहीं था। इजिप्शियन इंटेलिजेंस इस वक्त बहुत अहम है, और उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। उसकी वजह सिर्फ एक तो गज़ा है, लेकिन उसके साथ साथ लीबिया भी है, सूडान भी है, रीजन पूरा जो है वो एक टर्मोइल जो चल रहा है। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजिप्ट की जो इंटेलिजेंस है उसको कौन हेड कर रहा है। तो ये पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, तो ये उनके नायब के तौर पे थे, अब ये सरबराह बने, और वो जो मामलात को देखते रहे वो अब जो हैं वो उनको जो है वो मुशीर उनके एडवाइज़र के तौर पे वो काम करेंगे जनरल सीसी के। ये इत्तेफाक से ये इत्तेफाक ही कहा जाएगा इसको। ये उस वक्त सब कुछ हुआ जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे मौजूद थे। जॉर्डन से वो गए हैं
ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जॉर्डन से गए कायरा से वो आ रहे हैं टर्की। इस दौरान दरमियान में ये खबर आ रही है कि याहिया सिनवर दुनिया में हैं नहीं, अभी मिक्स शहादत के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन यह है कि कई जगहों पर कई ऐसे आउटलेट्स हैं, अरब आउटलेट, जहाँ पर वो एक तरह से यानी खामोशी और गम का इजहार और वो सारे मामला सारे शुरू हो गए। सवाल ये है कि क्या अब यहाँ पर अब इस वक्त इसराइल स्ट्राइक करेगा? अब रह गए हैं वही 14-15 दिन, और स्पिल ओवर क्या होगा, और स्ट्राइक करेगा तो कहाँ पे करेगा? रशिया ने ये मैसेज कन्वे किया है इसराइल को दोबारा कि ईरान की न्यूक्लियर को हिट मत करना, न्यूक्लियर साइट्स को, बल्कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर साइट्स को हिट करना ये भूल जाओ कि न्यूक्लियर पे हिट करोगे। एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं कि भूल जाओ कि आप जो हो वो ये मैं 7th कोट करता हूँ ताकि एग्जैक्ट वर्ड्स आ जाएं अल अरबिया के। 7th स्लाइड, रशिया टेल्स इजराइल नॉट टू इवन कंसिडर अटैकिंग ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ठीक है, तो यानी सोचो भी ना, और ये उनके नायब वजीर खारजा ने कहा है, ठीक है, सर्गेई लेवरोव के जो नायब हैं। अच्छा, अब ये उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर पे ना करो, तो फिर ऑयल पे तो इसलिए नहीं हो सकता कि पूरे वेस्ट का और पूरे रीजन का जो ऑयल है, देखिए ना, ऑयल पे करके तो अगर आपने फौजी तनसीबात को छोड़ दिया तो जवाब देंगे, वो कह रहे हैं कि हम किसी को ऑयल नहीं यहाँ से जाने देंगे। तो फिर या तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन रह गई, जो कि इसराइल कह रहा है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे करेंगे तो ये जवाब देंगे। क्या ये जवाब देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे? ये कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे और डिसाइसिव होगा। तो ये एक सूरत हाल बड़ी इस वक्त पेचीदा बहुत, और ये जो खबरें आ रही हैं ये सिनवर के हवाले से कि मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं आगे और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। चंद रोज़ रह गए, 2 हफ्ते से कुछ ज़्यादा रह गया अमेरिकन इलेक्शन में। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कैमिला हैरिस जो है वो इंटरव्यू देने गई फॉक्स पे और वो बहस हो गई वहाँ पे उनकी, मतलब वो वहाँ पर एक अलग माहौल है ना। अमेरिका इस वक्त इलेक्शन में जा रहा है, तो आप वक्फा लें, उसके बाद भी बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीटीआई का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क भर में फिर एहतजाज का ऐलान किया गया है। अभी ये जो अगले 2-4-5 दिन से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ये मामला किसी जगह पे जाके ठहरे तो ये सुकून आए कि तरमीम कैसे आ रही है, क्या मुसव्विदे हैं, कौन किधर खड़ा है, कब पेश होगा, कब पास होगा, क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, ये जो बात है ना कि ये अरेंजमेंट या जैसे भी है, मतलब वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक दिन बात की थी कि हमें खदशा है कि वो दोबारा जो है वो कहीं मुख्तलिफ सीट्स के हवाले से जो है वो ट्रिब्यूनल ना बन जाएं या कुछ ये ना हो कुछ। तो ये तो बड़ा एक बहुत ही वो शाख नाजुक पे बना हुआ ये अरेंजमेंट है जो इस तरह से ज़ाहिर है, और वो एक सूरत हाल बनी भी ऐसी हुई है, उसमें इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी सामने है, बिलावल साहब सामने आगे तो आईनी अदालत। अब ये कि शायद बेंच बनेगा, बेंच कैसे बनेगा, वो क्या होगा, वो चीफ जस्टिस साहब कौन होंगे अगले, मंसूर शाह साहब को होना चाहिए, लेकिन क्या कोई दूसरे होंगे, क्या वो अभी तक जो है एक टर्मोइल है। और ये सोशल अनरेस्ट मुख्तलिफ शक्लें लेता है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये स्टूडेंट्स जो निकले हुए हैं, चाहे वजह कोई भी हो, इस तरह के वो मुजाहिर जो गुस्सा है वो फिर कहीं पर भी निकलता है, चाहे वो इधर ना हो, कोई और वाक़या हो, तो किसी वाक़े में फिर एक सोशल अनरेस्ट को तो एक ठहराव की ज़रूरत है कि बहुत सुकून से मामलात को ज़रा तय किया जाए, जल्दी जल्दी आपड़ धापड़ बेचैनी लोगों में और ये सारा। अच्छा, अब इसमें बहरहाल तो मैं इसलिए अब देखते हैं कि कहाँ जाके मामला रुकता है यानी तरमीम का। मैं तो मुझे तो इसका कोई तुक समझ नहीं आ रही कि बहुत से लोग बैठेंगे, वो फैसला करेंगे कि चीफ जस्टिस कौन होगा, फिर वो मतलब नहीं है, वो अदालतों को मेरा ख्याल है कि बल्कि ये जो सुमोटो के इख्तियारात हैं ना जी, देखिए कुछ तो बिल्कुल गलत लिए गए ना सुमोटो के इख्तियारात, और वो बिल्कुल हुए, उनके ऊपर एतराज़ बनता भी है बहुत ज़्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। लेकिन कुछ ऐसे भी मामलात हैं जिनके ऊपर सुमोटो लेना शायद मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरी, जैसे ये
ये लाहौर की बच्ची का वाक़या एक चल रहा है, अब इसमें सुमोटो हो जाए तो सुबह पेश कर दिया जाए, सारी डिटेल्स आ जाएं और अदालत को सुन के और एक फैसला कर दे, ख़त्म। मतलब बहुत से मामला ऐसे हैं जहाँ पे सुमोटो बनता है कि सुमोटो बन के आप एक बहुत, जब क्यास खड़ा हो तो आप एक मामले को, या तो ये तो खैर नहीं, और बहुत सारे वाक़यात हैं। अब जैसे चीनी है, चीनी की कीमतों के ऊपर नहीं, लेकिन चीनी की माफिया के नाम तो बुलवाए जा सकते हैं ना। शुगर माफिया की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट पेश करें, अदालत के सामने पेश की जाए, क्या इंक्वायरी रिपोर्ट थी, IPPs के मुआहदे पेश किए जाए, तो ये तो सुमोटो बनते हैं ना। ये तो पब्लिक के इंटरेस्ट के इशूज़ के ऊपर तो सुमोटो बनते हैं कि IPPs के मुआहदे भाई अदालत के सामने लाए जाएँ, शराइत के साथ पेश किए जाएँ, कौन से लोग हैं, पब्लिक करें। लेकिन बहरहाल अब वो भी अगर इख्तियार नहीं होगा तो वैसे तो भी अदालतें जो हैं वो अगर सुमोटो लेती हैं तो फिर वो मतलब है कि ये होता है कि जी वो बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म है। लेकिन अगर नहीं लेती तो फिर इस तरह के मामला भी तो चारों तरफ से आ रहे हैं ना कि मुल्क का हाल देखें अब क्या हुआ है। तो बहरहाल एनीवे मैं अब इसको इस पर देखते हैं कि अगले 2-4-5 दिनों में मामला क्या होते हैं। अच्छा, उधर जो है तो ये एक तो वेस्ट एशिया और ये मिडल ईस्ट और यहाँ पे हर तरफ एक टेंशन जो है ये बढ़ रही है, और उसमें याहिया सिनवर के हवाले से जो है वो अगर मतलब अब मैंने कहा ना वही देखना है कि ये हमास के ऊपर क्या इसका असर पड़ता है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर क्या असर पड़ता है, और हुतीस के ऊपर जो अटैक हुआ है जो वो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, और क्या ईरान पे इसराइल अटैक करता है, और अगर करता है तो ईरान जवाब कैसे देता है। ये अब बात जो है ये इंपॉर्टेंट हो गई है। अच्छा, इसमें जो है, अच्छा एक तो ये थिएटर खुला हुआ है, दूसरा जो थिएटर है जो सफारती थिएटर है जी। अच्छा, वो अपनी जगह ताइवान और उसकी वहाँ पर जो कशीदगी है वो मौजूद है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो दरमियान में वो सारे ब्रिजेज उड़ा दिए, वो उधर एक अपनी जगह, यूक्रेन अपनी जगह, एक मामला जो है वो ऐसी जगह पहुँच चुका है जहाँ पर तो मेरा तो सीज़फायर फौरी तौर पे होनी चाहिए, कोई ना कोई मुआहदा करके उसको ख़त्म करें, लेकिन वो भी चल रहा है मसला। तीसरा ये कि 2 हफ्ते से कुछ ज़्यादा टाइम रह गया है सिर्फ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट किसने बनना है। हमारे यहाँ ये मैनमेड क्राइसिस नहीं ख़त्म हो रहा, हंगर गेम्स। अच्छा, और इसके साथ ही जो सफारती महाज है, जो मैंने कहा ना सफारती लेवल पे जंग है जिसके अभी खदो खाल वाजे नहीं हो रहे, और वो खदो खाल ये हैं कि जो भारत और फाइव आइज़ के दरमियान मसला है। अच्छा, कल उसमें ये हुआ कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन जो बना हुआ है उसके सामने उन्होंने टेस्टिफाई किया, और उन्होंने टेस्टिफाई किया तो ये 19 स्लाइड में वॉइस ऑफ अमेरिका कोट कर रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो खबर लगाई है कि जस्टिन ट्रूडो ने उन्होंने कहा कि ये जो है ये हॉरिफिक मिस्टेक है जो भारत की तरफ से हमारे इंतखाबात के अंदर और ये सारे जो इंटरफेरेंस हो रही है ये, और गार्डियन ने भी तकरीबन यही 18 स्लाइड हम देखें तो गार्डियन बरतानिया में भी ये खबर लगा रहा है कि इंडिया ने हॉरिफिक मिस्टेक की वायलेटिंग कैनेडियन सॉवरेनिटी। इंडिया जो है उसने आज फिर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी जो टेस्टिमनी है इस टेस्टिमनी में तो ये रिलाई कर रहे हैं पुरानी या इनके पास तो प्रूफ नहीं है, ये जो टेस्टिमनी है उसमें तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके नतीजे में ये साबित हो कि इंडिया इसमें मुलविस है और इंडिया ने सब कुछ किया है। तो ये तो इन्होंने, अच्छा उन्होंने टेस्टिमनी में कहा कि मैंने इसको पब्लिक इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता था ताल्लुकात ख़राब ना हो, तो मैंने जो है वो इंडिया में G20 समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की, लेकिन ये कि जब मैं वापस आ रहा था तो वहाँ के मीडिया ने शदीद तनकीद शुरू कर दी कनाडा पे करना, और बाकी मामलात को सोचे समझे बगैर तो फिर पब्लिक करना पड़ा कि वायलेंस बहुत बढ़ गया था कनाडा में, वायलेंस बहुत हो रहा था, तो मैंने इसको पब्लिक किया और ये सारी बात हुई। इंडिया ने कहा ये तो कोई बात ना हो, ये तो, लेकिन इशू इससे ज़्यादा है। इशू ये है कि ये तो एक मामला है ना, इंडिया को ज़ाहिर है उनकी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन अब चूंकि इसमें दुनिया आ गई और ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि वो उनके अलाए हैं, लेकिन वहाँ पर जो केसेस हैं वो वेस्ट में बन रहे हैं इंडिया पे या प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम पे, जो मैंने पहले कहा था। तो ये इसका कल्मिनेशन कहाँ होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि कनाडा में जो मर्डर हुआ, कनाडा में जो मर्डर हुआ, ठीक है, अब वो मर्डर जो है वो जो हुआ तो वो मर्डर अगर उसमें इंडिया कह रहा है कि हम नहीं थे, अच्छा, और अगर वो नहीं थे तो फिर यहाँ पर जो निकल गुप्ता है जो कि न्यूयॉर्क में अरेस्ट हुआ है, उसको
कनाडा की वो जिसको कहना चाहिए सुपारी क्यों दी गई कि वहाँ पर जो है मारना है तुमने, एक और टारगेट भी है और अगले टारगेट भी हैं और उसको एडवांस, वो तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क, वो तो अमेरिका का जो सिस्टम है वो उसमें इन्वॉल्व है। और उनके कहने पे जो है वो वहाँ पे जो अजीत देवल का नाम आया और बाकी सारी खबरें, तो वो तो अमेरिकन हैं। तो ये अमेरिकन सॉइल पे एक हुआ है, कनाडा में दूसरा हुआ है। तो कनाडा को वो जिस तरह अमेरिका इंडिया जवाब दे रहा है उस तरह तो अमेरिका को दे नहीं सकता। अमेरिका ने ज़्यादा, अगर आप देखें मजमूई तौर पे, तो अमेरिका ने ज़्यादा सख्त एलिगेशंस लगा के बंदे को अरेस्ट कर लिया है, निकाल गुप्ता को, और वो वहाँ पे उसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। ये सूरत हाल कनाडा में तो नहीं है। कनाडा में तो अभी सफारतकार निकाल दी, ये उधर निकाल दी, उधर, ज़्यादा तो अमेरिका में हो रही है। तो इंडिया का ये देखना है कि अच्छा जो अमेरिका में हो रही है तहकीकात, उन्होंने उसको कनाडा से जोड़ा हुआ है। अगर कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया है, फ़र्ज़ करें, तो फिर ये जो निकल गुप्ता है, ये इसको वीडियो कौन सी दिखाई गई थी? इसको तो वीडियो दिखाई गई थी जो निजर पन्नू का जो दे रहे थे कि उनको कत्ल करें, तो वो तो निजर की वीडियो दिखा रहे थे कि ये गाड़ी के अंदर फायरिंग से। तो ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे। अब इंडिया की तरफ से ये बात हुई है कि उन्होंने अपनी टेस्टिमनी, अच्छा बात वो इंडिया, देखें ये बड़े लोग सफ़र कर रहे हैं दरमियान में, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हैं, ट्रेड है, मतलब एक दुनिया में, तो ये, और फिर दूसरी बात ये कि जो ब्लॉक्स दुनिया में बनने जा रहे हैं उसमें ये बात बड़ी ऑड लगती है कि फाइव आइज़ और इंडिया, मतलब कुछ उसमें कुछ समझ नहीं आता। तो क्वाड भी है उसमें, देखें ना, और बहुत से, तो उसमें जो है वो ये अमेरिका ने उनके वो CC1 को उन्होंने कहा हमने अरेस्ट कर लिया है, तो अगर वो नहीं थे तो CC1 को अरेस्ट क्यों किया है? तो ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है जो देखना है कि ये जाके ये डिप्लोमेटिक लेवल पे ये कोई जंग तो नहीं हो रही ना, लेकिन सफारती महाज पे जंग ही है भाई, जंग है ना। अगर आप वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा है, हाई कमिश्नर को निकाला जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हाई कमिश्नर खुद इन्वॉल्व था, तो ये तो बहुत खौफनाक बात है। तो इसमें भी, इसका भी कोई एक कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा वो अभी देखना है हमने। फिर उसके बाद जो तीसरा मामला है वो हसीना वाजिद। अच्छा, हसीना वाजिद जो हैं उनको वहाँ पे जो उनका जो ट्रिब्यूनल है, उन्होंने उनको वारंट निकाल दिया, उन्होंने गिरफ्तार करके पेश किया जाए यहाँ पे, वो इंडिया में। तो फॉरेन ऑफिस ने इंडिया के जवाब, उससे पूछा गया कि जी आप बांग्लादेश को देंगे नहीं देंगे? बांग्लादेश कह रहे हैं हम हर सूरत में लेंगे। वो एक तलखी, हसीना वाजिद को क्या करना है। फिर वो जो बहुत से वो जो जहाज़ एक ही दिन में बहुत सारे जहाज़ों को थ्रेट्स आई, और वो इंडियन हुकाम ने कांटेक्ट किया कि भाई ये एक्स पे या ट्विटर पे कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से हुई हैं थ्रेट्स, तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री से हुई। मैंने आपसे कहा ना, अगर शिकागो के पास जाके जहाज़ डाइवर्ट हो रहा है तो वो तो वहीं पर, लेकिन वो देखिए ना, बड़ा मुनज़्ज़म कोई तरीका होगा ना कि वो जहाज़ के अंदर एक मैसेज आ रहा है, या उस स्पेशल फ़्लाइट के हवाले से एक मैसेज आ रहा है कंट्रोल टावर को, और एक सीरियस मैसेज है, तो वो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। ये तो फिर पूरी दुनिया की जो एविएशन है वही इसमें देखें ना, ये इसको अगर आप इसमें एयर इंडिया की या इंडियन फ़्लाइट्स को अलग भी कर दें, तो ये बात कितनी अजीब सी है कि एक पैसेंजर फ़्लाइट जा रही हो, 200, 250, 300 पैसेंजर्स उसमें, सब किसी कोई रिकॉर्ड ले सको, इंडिया की है, किसी 250-300 उसमें मुसाफिर हों, और दरमियान में अचानक एक मैसेज आएगा कि जहाज़ में तो बॉम्ब है। देखिए ना, एक सिंगापुर के वो फाइटर्स ने एस्कॉर्ट किया, एक वो उतार के वो वाया भटंडा पता नहीं कोने में जाके आर्कटिक के पास चुका है, नॉर्थ पोल पे नहीं उतार दिया। ओ भाई, ये अजीब सा मामला है। ये बड़ी एविएशन कैसे, मतलब इसकी डिटेल्स जो है ना वो भी बड़ी अजीब है। मतलब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो समझ कि भाई अगर वो आया है थ्रेड्स, और एक ही साथ थ्रेड्स ओरिजिनेट हो रही हैं, तो वो थ्रेड जो है उनका कोई, आज की दुनिया में मतलब उनका कोई सर पैर तो होना चाहिए ना, कि वो मतलब किसी ने ट्वीट कर दिया तो वो थ्रेट हो गई, या किसी ने ईमेल किया, तो ईमेल अगर किया किसी ने, तो वहाँ तक पहुँचना क्या कोई बहुत दुश्वार काम है? कोई, या ये कि वो हैक हो गया वो सिस्टम, वो भी नहीं हुआ। तो ये इसकी भी डिटेल्स मेरा ख्याल है सामने आना ज़रूरी है कि एक ही दिन में या 24-48 घंटों में, मैंने कहा रिगार्डलेस कि इंडिया का प्लेन था, किसी मुल्क का भी होता, तो ये कितनी खौफनाक बात है कि आप सोचें कि किसी भी मुल्क का जहाज़ है
मुसाफिर त्यारा और वो फ़ज़ा में है और अचानक उसे पायलट कहता है कि जी जहाज़ में बम रखा हुआ है यहाँ पर और ये भी फट जाएगा और इतनी सीरियस थ्रेट है कि वो इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, ये डाइवर्जन हो रही है। तो ये कि वो जाहिर है कि कंट्रोल टावर को भी तो बताया होगा ना शिकागो में कि हम यहाँ लैंड नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि दूर ले जाओ यहाँ से। तो मतलब ये बड़ी एक अजीब सी बात है। सिंगापुर के वो F-15 तैयारे जो हैं वो एस्कॉर्ट करें, तो पूरी एविएशन के लिए मैंने कहा ना इससे हटके कि ये एयर इंडिया, तो पहले तो इंडियन हुकाम इसकी तहकीकात करें, फिर इसमें मेरा ख्याल से कि दुनिया भर की एविएशन को भी देखना चाहिए ये क्या कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल है। और ये उसी दिन जहाज़ कनाडा में उतर रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी अजीब सी एक वाक़यात हैं जो रुनमा हो रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी तो अजीब सा ही है ना कुछ। तो बस इस अजीब सूरत हाल को डिस्कस करते हुए मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।